हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के सीरीज़ में जो नेक्स्ट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है और ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का, या उन लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात कॉन्कर्ड सिलेबस में पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन की। जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। आज हम देखेंगे प्रोनाउन का सही यूज कैसे होता है, सही यूज क्या होता है, आज हम इसे जानेंगे। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रोनाउन होते हैं, इसमें प्रोनाउन की जो काइंड्स हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक काइंड होता है आपका स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पर्सनल प्रोनाउन की कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसका करेक्ट यूज क्या होता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्लियर करना चाहेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनको पर्सनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पर्सन से बना है, पर्सनल यानी कि ये व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है स्टूडेंट्स ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन का मतलब वो होता है कि जब कोई बात करता है, जब कोई बोलता है, तो बोलने वाला अपने लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ करता है वो होता है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्योंकि जो बोलने वाला होगा स्टूडेंट्स उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन और जो सुनने वाला होता है उसको हम बोलेंगे सेकंड पर्सन। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान रखेंगे कि बोलने वाला अपने लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ करेगा वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और बोलने वाला जिस प्रोनाउन का यूज़ करेगा सुनने वाले के लिए वहाँ उसको कहेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसका यूज बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति के लिए होता है जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, जो बात करते समय उसके सामने नहीं होता, बल्कि उसके बारे में वो कोई बात या उसके विषय में कोई बात करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के रूप में जो स्पीकर होता है वो अपने लिए यूज कर सकता है। अगर सिंगल है तो आई का यूज़ करता है, अगर साथ में वो सिंगल नहीं है, कई लोग हैं साथ में, वो प्लूरल में होता है, तो अपने लिए वो वी का यूज़ करता है स्टूडेंट्स। और ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड पर्सन होता है सामने वाले बंदे को आप बोलते हैं यू, तो यू जो हो जाएगा ये आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि आई, वी और यू को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रोनाउन बचते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में वो होते हैं आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स ये आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिनके 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आप जान लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो होते हैं ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंगुलर नंबर, यहाँ पे देख रहे हैं प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन में स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जो आई जो होता है वो होता है सिंगुलर। तो आई के 3 रूप होते हैं, आई, मी और माई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई, मी, माई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्लूरल में अगर यूज़ करें, बोलने वाले जब एक साथ कई होंगे तो अपने लिए यूज़ करेंगे वी, अवर और अस। अब ये वी, अवर, अस, आई, मी, माई क्या होता है, तो ये केसेस होते हैं इनके, जैसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि तीनों अलग केस होते हैं, तीनों का सेंटेंस में अलग अलग स्थान होता है और अलग अलग काम होता है। बात करते हैं सेकंड पर्सन की, तो ये ध्यान रखेंगे यू, योर, योर, यू, योर। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिंगुलर में भी यू है और प्लूरल में भी यू है। तो स्टूडेंट्स कहीं से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यू का यूज़ आप सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं और यू का यूज़ और आप प्लूरल के लिए भी करते हैं। लेकिन बस ध्यान ये रखेंगे कि जो वर्ब होंगे या हेल्पिंग वर्ब से लो चाहे मेन वर्ब से लो, इनके साथ चाहे सिंगुलर में यूज़ होगा यू, चाहे प्लूरल में होगा, उसके साथ हम यूज़ करेंगे तो हमेशा प्लूरल का यूज़ करेंगे वर्ब का, ध्यान रखेंगे।
ऐसे स्टूडेंट आप ध्यान रखते हैं ही सी और ही का हिज, हर, हिम, हर, ये सब जो होते हैं स्टूडेंट्स ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। ऐसे दे, देयर और देम। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ही और सी जो होता है स्टूडेंट्स ये सिंगुलर होता है, दे, देयर और देम जो होता है स्टूडेंट्स ये आपका प्लूरल होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये क्या स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, उस सामने जो भी आने से आई, यू, ही, सी ये सब्जेक्ट फॉर्म में है, माई, योर, हिज, हर यहाँ पे देख पर आपके पॉजिटिव फॉर्म में है, मी, यू, हिम, हर ये आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऐसे यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसके साथ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इट जो होता है इट उस यू के लिए होता है, लेकिन इट का यूज भी थर्ड पर्सन में माना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की, इनका यूज कैसे होता है। तो सबसे पहला जो आपका पहला जो नियम है स्टूडेंट्स ये आप देखिए, ध्यान रखिए, नियम नंबर फर्स्ट को आप ध्यान से पढ़िए। जो क्या कहता है, कहा गया यदि वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन एक वचन में आए तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन तथा अंत में फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जितने भी होंगे सारे के सारे जो भी होंगे वो सिंगुलर होने चाहिए। यानी स्टूडेंट्स तीन अलग पर्सन के नंबर्स एक पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन भी आता है, सेकंड पर्सन भी आता है और थर्ड पर्सन भी आता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि तीनों होने चाहिए स्टूडेंट्स सिंगुलर में। आप पहचान कैसे करोगे, तो यू को हमने बताया कि दोनों में यूज होता है। तो आप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को देख लीजिए। अगर मान ली कहीं आई मिल रहा है, ही मिल रहा है या सी मिल रहा है तो उसके साथ यू अगर आता है तो सिंगुलर माना जाएगा। अगर कहीं पे आता है, वी आता है, दे आता है, उसके बाद यू आता है तो प्लूरल माना जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि जब तीन अलग अलग पर्सन के एक वचन के, ध्यान रखना, एक वचन के पर्सन एक साथ आएंगे तो उनका यूज हम करेंगे इस क्रम में या इस क्रम में। इसको आप 231 कह सकते हैं या इसको 231 का सूत्र आप बोल सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको रखना है सेकंड पर्सन, फिर रखना है थर्ड पर्सन, फिर रखना है फर्स्ट पर्सन। ये पहले यू रखेंगे, फिर ही या सी रखेंगे और उसके बाद आप रखेंगे स्टूडेंट्स आई। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि यही इसका सही क्रम होता है। जैसे यू, ही एंड आई वर प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे ध्यान रखना कि इसको जो सही आपको जब करेक्ट सेंटेंस करना होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा तो हो सकता है कि यू, ही, आई का जो क्रम है इसको बदल दिया जाएगा। तो अब इस पर आप ध्यान रखेंगे ये तीनों जब सिंगुलर होंगे तो 231 का रूल आपको यूज करना है। यहाँ पे दूसरे भी देख पा रहे हैं यू एंड आई। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि तीनों में से एक कोई नहीं होता है, तीन प्रोनाउन में से एक प्रोनाउन गायब होता है, दो ही प्रोनाउन मिलते हैं, तो जो भी प्रोनाउन वहाँ से मिस होता है उसको, उस स्थान को छोड़ते हुए उसके अगले क्रम में जो भी प्रोनाउन होता है उसको रखेंगे। इससे यहाँ पे यू एंड आई आया है, थर्ड पर्सन नहीं था तो थर्ड पर्सन के स्थान पर कुछ नहीं किया बल्कि यू और फर्स्ट पर्सन में हमने क्या किया है, आगे पीछे कर दिया है। ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट्स की सेकंड पर्सन नहीं आता है, थर्ड और फर्स्ट आता तो पहले थर्ड रखेंगे फिर फर्स्ट रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स से समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप पढ़िए, लिखा यदि बहुवचन में है तो स्थिति भिन्न हो जाती है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वो तीनों की जो नंबर है यानी जो वचन है वो सिंगुलर ना हो करके वो प्लूरल हो। तीनों जो हैं वो बहुवचन में होते हैं। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको याद रखना स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड या 1, 2, 3 यानी 123 का नियम आपको वहाँ पे फॉलो करना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लगाना है 123 का सूत्र, यानी पहले आपको रखना है फर्स्ट पर्सन, फिर रखना है आपको सेकंड पर्सन और उसके बाद रखना है आपको थर्ड पर्सन। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 231 का सूत्र न लगा करके 123 का सूत्र आपको प्रयोग करना है। जिससे लिखा है वी तो बी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू आपका सेकंड पर्सन हो गया, दे यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन हो गया। लेकिन इसमें तीनों हमने कहा था दो को देखो प्लूरल तो समझ लो यू भी प्लूरल है, बी और दे यहाँ प्लूरल है तो यू को प्लूरल माना गया। जैसे यू एंड दे, बी एंड यू, यहाँ पे जब कोई एक नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, उसके स्थान को रिजेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो भी होता है वो ही रखना है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ईट का भी, जैसे मैंने बताया था, ईट का प्रयोग भी होता है थर्ड पर्सन में। तो लिखा गया ईट का प्रयोग प्रोनाउन में थर्ड पर्सन के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ईट से दूरी, समय, मौसम या अन्य प्राकृतिक घटना का बोध कराया जाता है। मान लीजिए कहीं आपको बात करनी है, कोई दूरी बतानी है, कोई समय बताना है, मौसम का बताना है या प्राकृतिक घटना कुछ भी बताना है, तो वहाँ पे आप या यूज करेंगे इट, वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आप अपने वाद से रख लेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए स्टूडेंट कि 10 मील है, 10 मील है तो इट इज़ 10 माइल्स, यहाँ पे आप ऐसे बोल देंगे। 10 बजे हैं तो इट इज़ 10 o'clock, या स्टूडेंट्स ऐसे बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि इट का यूज जहाँ भी सब्जेक्ट नहीं होता और वहाँ पे दूरी, समय, मौसम या कोई प्राकृतिक घटना आपको पता चलती है तो वहाँ पे आप यूज करेंगे स्टूडेंट्स इट। यहाँ पे देख पा रहे हैं इट का यूज आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इट का प्रयोग आप यहाँ पे और देखिए लिखा गया है। इस नियम को जरा आप ध्यान से पढ़िए, इस नियम को पढ़ लीजिए, फिर आप बताइए समझ में आता है या नहीं। लिखा है इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जीरंड तथा क्लॉज के केस इन अपोजिशन में भी प्रयोग किया जाता है। अब ये केस इन अपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना कि जब इट का जो सेंस होगा वो इन्फिनेटिव की तरह ही हो, यानी जो इन्फिनेटिव हो वही इट भी बता रहा हो, जो जीरंड हो वही इट बता रहा हो, जो क्लॉज हो वही इट बता रहा हो, तो दोनों से जब एक ही का पता चलता है तो उसको केस इन अपोजिशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इन्फिनेटिव का केस इन अपोजिशन कैसे लिया गया। लिखा इट इज़ नॉट इजी टू से, कहा कि स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट इजी टू से। अब बताइए कहा गया ये आसान नहीं है, तो क्या आसान नहीं है, तो कहना आसान नहीं है, बोलना आसान नहीं है। तो बोलना और इट दोनों में इससे समानता है, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इट जो है टू से का ये अपोजिशन है। इट इज़ सैड, ये दुख है, और दुख है क्या कि वह मर गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि वह मर गया, इट दोनों एक ही हैं, ये दोनों यहाँ पे केस इन पोजीशन है। और यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना केस इन पोजीशन में दोनों होते हैं साइड बाय साइड, यहाँ पे साइड बाय साइड नहीं रखा गया, लेकिन अपोजिशन इसलिए माना गया क्योंकि इट और टू से दोनों में सेंस एक ही होता है। इट और दैट ही इज डेड दोनों का सेंस एक ही होता है, इसलिए इसको अपोजिशन मान लिया गया है। बल्कि जो स्टूडेंट अपोजिशन का जो सही यूज होता है वो होता है कि जब दो नाउन या नाउन फ्रेजेस से एक या प्रोनाउन या कोई नाउन कोई भी हो, दोनों से एक ही का पता चले तो उनको साइड बाय साइड कॉमा लगा के रखा जाता है। स्टूडेंट्स बात करेंगे किसी दूसरे नियम की, तो देख पा रहे हैं इट का एक अन्य प्रयोग देखें। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम से ध्यान कर रख लीजिए। इसको हम बॉक्स में कर रहे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ इट इज़ ही, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मिलेगा इट इज़ मी, इट इज़ हिम, इट इज़ हर, कुछ भी मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि इट इज़ के बाद में हमेशा जो आपका प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव का मतलब होता है कि जो प्रोनाउन होगा स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट रूप में होगा। अगर यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रूप में कोई नाउन यूज़ किया जाता है, कोई प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, तो वो स्टूडेंट्स गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इट इज़ ही सही है। अगर लिखा जाता है इट इज़ हिम हु कॉल्ड यू तो ये गलत है। इट इज़ मी हु सेड सो तो गलत है। क्यों गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि हु का जो यूज किया गया वो है एंटीसीडेंट ही का, यानी हु का एंटीसीडेंट ही है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि ही यहाँ पे हमेशा नॉमिनेटिव ही होगा, आई यहाँ पे नॉमिनेटिव होगा। तो जो गलत आएगा स्टूडेंट्स वहाँ पे ये आएगा इट इज़ मी, इट इज़ हिम, ऐसे आ सकता है। तो यानी कि कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव केस मिलता है तो उसको आप नॉमिनेटिव केस में कर लेंगे, या स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, नियम नंबर 4 का फर्स्ट हम पढ़ेंगे। ये क्या कहता है, इस नियम पे जरा आप गौर कीजिए। लिखा गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच एवरी ऑन वन एदर या नेदर का प्रयोग। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये हमेशा होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है कि किसी झुंड में से एक एक को अलग कर देना, वो कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। कोई ग्रुप है, ग्रुप में से एक एक को अलग करके बताना, वो कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यही यूज होता है, इसमें ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोनाउन बताएंगे ईच एवरी वन अदर अनदर, ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव तब होंगे जब इनके तुरंत बाद यानी प्लस इनके साथ तुरंत कोई नाउन जुड़ा होगा तो हो जाएगा स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। लेकिन अगर इस दोनों के बीच में ऑफ लगा होता है, कोई प्रीपोजिशन ऑफ आता है, उसके बाद कोई नाउन आता है तो हो जाता है वो प्रोनाउन। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे एवरी वन। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब भी आएंगे तो इनके साथ जो क्रिया होगी वो सिंगुलर होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एवरी वन लिखा है, एवरी वन ऑफ देम, यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स
एवरी वन ऑफ देम, तो यहाँ पे एवरी वन जो है देम को अलग, देम में से जितने भी लोग हैं सबको अलग कर रहा है, तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया गया। एवरी मैन एंड, यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, एवरी मैन एंड वुमेन वाज किल्ड, तो एवरी मैन एंड वुमेन वाज किल्ड, यहाँ पे एवरी हमने कहा था कि स्टूडेंट्स अब ये जिनके साथ आएंगे जिस भी सेंटेंस में आएंगे वहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसे ईच ऑफ देम हैज़ नेदर ऑफ द टू व्यूज इज गुड इज अदर ऑफ योर सिस्टर्स वर्किंग, तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से सिंगुलर ही होगा इनके साथ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, तो ये रूल आप को बता रहा है, आपको ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है जरा इस पर ध्यान दीजिए। लिखा गया कि यदि ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद हो तो वह प्लूरल होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। लिखा है बी ईच बिस टू राइज, हम प्रत्येक जागने की इच्छा करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, कई लोग हो जाते हैं, हम प्रत्येक करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। बी के बाद अगर बी प्लूरल है तो बताया कि स्टूडेंट की कोई प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसके बाद अगर ईच का प्रयोग किया जाएगा तो वो प्लूरल माना जाएगा, इसका तो हमेशा प्लूरल होगा, ये आप देख सकते हैं। विल के साथ में ईच है तो प्लूरल है, बी के साथ ईच है तो प्लूरल है, ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो कहा कि स्टूडेंट्स कि वन एवरी वन एनी वन नो वन समवन नोबडी एंड समबडी का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनका प्रयोग हमने बता दिया है कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही प्रयोग होंगे स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होंगे। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो सबके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब ही दिख रहा है। नोज मेनी ऑफ द, मेनी के साथ में स्टूडेंट नो लगाया, क्यों? क्योंकि मेनी यहाँ पे है ना, तो ये बहुवचन है। नो के साथ नोज लगा स्टूडेंट्स, और बोथ यहाँ पे हो गया प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पे नो हो गया स्टूडेंट। सम वन सिंगुलर है तो हैज लगा, लेकिन वन हार्डली नोज ये भी सिंगुलर है। सम आर, अब सम अकेले होते हैं तो प्लूरल होता है। सम से, सम प्लूरल होता है स्टूडेंट अकेले होगा जब। नोबडी वाज, नोबडी हमेशा सिंगुलर होता है स्टूडेंट, इस प्रकार ध्यान रखेंगे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नन का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये नन जो है इसको आप ध्यान से पढ़िए। लिखा गया कि नन नो वन का संक्षिप्त रूप होता है स्टूडेंट्स, जो नन होता है स्टूडेंट्स वो नो वन का संक्षिप्त रूप होता है, फिर भी यह साधारणतया प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है, यह ध्यान रखना स्टूडेंट। नन का यूज जैसे हमेशा कहा गया प्लूरल में होता है, नन आर, नन बट फूल्स हैव, नन ऑफ हिज पोएम्स आर, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नन जो है वो नो वन का ही संक्षिप्त रूप, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि कुछ स्थानों पे इनका सिंगुलर फॉर्म भी होता है, जैसे कि नन का ही सिंगुलर प्रयोग देख लीजिए आप लोग, नन प्रेजेस हिम। अब इस पे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि आखिर यहाँ पे नन प्लूरल क्यों है, सिंगुलर क्यों है, इस पर आप सोच रहे होंगे, तो ये आपको देखना है सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, आपको पहचान लेना है कि नन यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है स्टूडेंट्स। ऐसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज गिल्टी, इस प्रकार से आप देख लेंगे स्टूडेंट्स, सेंस के अकॉर्डिंग आपको पहचानना होगा कि नन सिंगुलर है या प्लूरल है। बात करते हैं फॉर्मल, यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको आप पढ़िए कि नन फॉर्मल लेटर फॉलोइंग अंडर साइंड का प्रयोग यस लगाकर नहीं किया था। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कभी भी फॉर्मर्स, लेटर्स, फॉलोइंग्स, अंडरस्टैंड्स, इनके साथ कभी स्टूडेंट्स आपको यस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो जैसे लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग यहाँ पे देख पा रहे हैं, करेक्ट द फॉलोइंग तो सही है, लेकिन अगर लिख दिया था करेक्ट द फॉलोइंग्स, तो ये पढ़ने में अगर आप पहले नहीं पढ़े स्टूडेंट्स तो आपको गलत, सही है सेंटेंस आपका, लेकिन फॉलोइंग में यस नहीं लगता, तो करेक्ट द फॉलोइंग्स गलत माना जाएगा, हमेशा करेक्ट द फॉलोइंग, यानी कभी भी यस में यूज़ नहीं करना है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो 6 नंबर रूल आपका क्या कहता है, तो इस पर आप गौर कीजिए। तो कहा गया स्टूडेंट्स कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब टू बी के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जब कोई WH टाइप क्वेश्चन होता है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो WH वर्ड होगा वो सब्जेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स कब, अगर सब्जेक्ट हु आता है और हु सब्जेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी बन रहा है और साथ साथ में उस सब्जेक्ट का भी काम करता है, मतलब वो सब्जेक्ट वहाँ पे हटा देता है तो वो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, अन्यथा क्वेश्चन वर्ड के भी सब्जेक्ट नहीं होते, तो इसलिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद जो वर्ब आएगा वही सब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वाटर प्रूफ और आर दीज, तो यहाँ पे वाटर प्रूफ तो सेंटेंस यहाँ पे स्टूडेंट जो देख पा रहे हैं वाटर प्रूफ, ये
क्वेश्चन वर्ड था, लेकिन स्टूडेंट्स आर के बाद दीज आया तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दीज है। जैसे वाई आर दे, तो आर के साथ बाद जो दे स्टूडेंट्स वो आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे हु इज़ ही, तो यहाँ पे इसके बाद ही है वो सब्जेक्ट माना जाएगा। व्हेन डज ही, यहाँ पे ही को माना जाएगा, यहाँ पे यू को माना जाएगा। स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उपरोक्त वाक्यों में टू बी फॉर्म के बाद आने वाले कर्ता के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो आप समझ ही गए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, कहा गया कि यदि सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि मान लीजिए तो एक सेंटेंस आपको दिया गया और सेंटेंस में कोई क्लॉज यूज हो रहा है और क्लॉज जो है स्टार्ट हो रहा है किसी क्वेश्चन वर्ड से, यानी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से स्टूडेंट्स। तो अब क्या करना है आपको कि जो वर्ब होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा। जो उसमें वर्ब यूज होगा उसके पहले जो एंटीसीडेंट है जो नाउन या प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वर्ब का यूज करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की। द मैन हु इज हियर इज माई फ्रेंड। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो हु है ये आपका था रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले मैन आया है, तो यहाँ पे जो इज यूज हो रहा है स्टूडेंट्स वो मैन के अकॉर्डिंग होगा, ना कि हु के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको इज का यूज करना है। ऐसा मैन, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हाँ मैन था तो इज था, यहाँ पे द मैन हो गया तो आर का यूज हुआ है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि हु का यूज किया गया, लेकिन हु के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, बल्कि उससे पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिए थोड़ा सा आगे। क्या किया, प्रथम वाक्य में हु मैन का तथा द्वितीय वाक्य में हु मेन के एंटीसीडेंट्स के रूप में यूज हुआ है तथा उन्हीं के अकॉर्डिंग इज या आर का प्रयोग किया गया है। ये तो समझ गए। थोड़ा सा आगे तो हु, ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हु इज, हुम, हुज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया था। यहाँ बताइए स्टूडेंट कि जो हु होता है, विच होता है, हुम होता है, हुज होता है, दैट होता है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब स्टूडेंट से होता है कि जो सेंटेंस में कंजक्शन की तरह यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ बताया गया इट इज आई हु हैव हेल्प यू। स्टूडेंट देख पा रहे हैं जो यहाँ पे हु है, हु से पहले आई आया है तो हु के बाद हु हैव इसलिए यूज हुआ क्योंकि वो आई के अकॉर्डिंग हो रहा है। इससे यहाँ पे देख पा रहे हैं हु, तो हु के अकॉर्डिंग डू नहीं हुआ है बल्कि दो के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू का यूज किया गया। ऐसे इट इज आई के साथ स्टूडेंट यहाँ पे आई है, हु से पहले आई है, इसलिए आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट लगाया गया एम। तो ये आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा था, ये आप ध्यान रखेंगे। और कौन सा सेंटेंस आता है मैं ये भी आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके अलग अलग केसेस होते हैं, जिसमें एक होता है पॉजिटिव केस, और पॉजिटिव केस का काम होता है स्टूडेंट्स संबंध बताना सब्जेक्ट का किसी व्यक्ति के साथ या किसी कार्य के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो संबंध सूचक शब्द होता है या जो पॉजिटिव केस होता है वो जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होता है। और स्टूडेंट हमें बता दे रहे हैं कि जो पॉजिटिव केस होता है इसका कोई अलग अर्थ नहीं होता, सबका अर्थ होता है अपना, अपनी, अपने। स्टूडेंट्स हिज का मतलब ही अपना, अपनी, अपने हो जाएगा, लेकिन कई स्टूडेंट्स जब इसका हम पॉजिटिव केस में यूज करेंगे तब इसे स्टूडेंट हिज का मतलब उसका, उसकी, उसके होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है जब सब्जेक्ट का आपको किसी के साथ संबंध बताना होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव केस का यूज होता है, और वहाँ पे स्टूडेंट्स उसका अपना, अपनी, अपने होता है। अब वो किसके लिए होता है स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट के लिए होता है। इसे कहा कि स्टूडेंट्स एक पहला सेंटेंस आप देख लीजिए फिर समझ जाएंगे आप। ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पेरेंट्स को, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो हिज है वो ही के का संबंध जो है उसके पेरेंट्स से दिखा रहा है, तो अपना अर्थ हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट दे शुड ओबे देयर पेरेंट्स, उन्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। तो हर जगह आप अपना, अपनी, अपने देख रहे हैं, अपने। तो स्टूडेंट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इसका अर्थ एक ही होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है अपना, अपनी, अपने के अर्थ में। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, सब में आप यही पा रहे हैं। यहाँ पे वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, वन मस्ट लव वंस कंट्री। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है कि वन
आएगा, वन सब्जेक्ट आएगा तो वन से होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन आपको जो सेंटेंस मिलेगा, हमने कहा था कि कौन सेंटेंस आता है मैं बताऊंगा, तो वन जब आएगा सब्जेक्ट रूप में वहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट जो आपका होगा हिज, और हिज के स्थान में तुरंत आपको वन से करना होगा, वो यानी अपोस्ट्रोफी यस, बस आपका सेंटेंस यही होगा। यही सेंटेंस आपका जो है एग्जाम में बार बार पूछता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है। तो देखते हैं थोड़ा सा आगे, तो निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा देख लीजिए। बताया गया कि स्टूडेंट निम्नलिखित जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करें। कैसे करें स्टूडेंट? पहले है ईच अदर का प्रयोग, तो इसमें ध्यान रखना है ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे से, और हम दोनों से एक साथ बताएं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ईच अदर, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईच अदर और वन एन अदर, तो इसमें दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से, लेकिन ध्यान रखना है दो के लिए होता है ईच अदर और दो से अधिक के लिए होता है वन एन अदर। जैसे कहा स्टूडेंट राम एंड श्याम लव ईच अदर, तो राम श्याम या राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे तीन हो गए, राम श्याम एंड मोहन लव वन एन अदर, क्यों तीन है इसलिए वन एन अदर का यूज किया गया कि राम श्याम और मोहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो एक दूसरे के अर्थ में स्टूडेंट दो के लिए ईच अदर और दो से ज़्यादा होंगे तो वन एन अदर होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हु मनुष्यों के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। हु हमेशा मनुष्य के लिए होगा, हु हुम और हुज मनुष्य के लिए होगा, और हु हुम हुज क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ही हिम और हिज जैसा होता है वैसे हु हुम और हुज होता है, ये ध्यान रखना है। विच का यूज होता है स्टूडेंट्स, ये होता है जानवरों के लिए या किसी ऐसी वस्तु के लिए, जिस निर्जीव वस्तु के लिए या जानवर के लिए इसका यूज होगा जिसके लिंग का पता नहीं होगा। स्टूडेंट जिसके लिए आप इट का यूज करते हैं वहाँ पे आपको विच का यूज करना है, आप ध्यान रखेंगे। हुम का भी बता दिया कि स्टूडेंट हुम जो होता है ये हु का होता है ऑब्जेक्टिव केस, आप ध्यान रखेंगे। हु जो होता है स्टूडेंट ये हु का होता है पॉजिटिव केस, जैसा मैंने पहले बताया कि वीडियोज में आप देख सकते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट? अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक चीज़ और क्लियर करते हैं जो शायद ही आप का कभी क्लियर हुआ हो सकता है आपके अंदर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, हमको आज क्यों दूर कर पा रहे हैं। एक होता है स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक होता है स्टूडेंट इम्फैटिक प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और क्या होता है इम्फैटिक प्रोनाउन, ये आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब सेल्फ या सेल्फ्स, स्टूडेंट्स सेल्फ या सेल्फ्स, सेल्फ या सेल्फ जब लग जाता है किसी प्रोनाउन के नाउन सॉरी ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस में, जैसे मान लीजिए हिम है तो हिम सेल्फ, देम है तो देम सेल्फ्स, यू है योर सेल्फ, योर सेल्फ, ऐसे स्टूडेंट्स जो आते हैं ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन। अब दोनों में अंतर क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने कहा कि मैं आपका ये डिफरेंस आज क्लियर करूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन मैं जानबूझकर आप ये जो डाउट है मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। मैं देखता हूँ कि आप लोग कितने लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं कि सर आज हमें रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिव प्रोनाउन में जो अंतर होता है वो बता दीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक जो प्रोनाउंस होते हैं स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और लोग गलती करके आते हैं। दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है स्टूडेंट्स, ये आपको हम समझा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं समझा रहे क्योंकि हमें देखना है कितने लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि आप हमें ये चीज़ क्लियर कर दीजिए। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, आई माई सेल्फ हेल्प द पुअर मैन, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इम्फैटिक प्रोनाउन का यूज भी इन्हीं के रूप में होता है, लेकिन कब होता है, क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। अगर जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7 ये आपको करके लाना है। 7 में क्या स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज आपको करके लाना है, ये पूरा यहाँ तक से आपको करके लाना है 10 तक स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप आज हम लोग पढ़ चुके हैं, और हाँ जब आशा करते हैं कि आपको सब कुछ सिंटैक्स या प्रोनाउन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें, और किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे कमेंट जरूर करें। और अभी तक जितने लोगों ने जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ बता पा रहे हैं कि सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ हमारी हर वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो इससे दूर ना रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।